आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर दूंगी। तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है ये अमेंडेड ऑर्डिनेंस है, जो कुछ बेसिक अमेंडमेंट के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके बाद इससे पहले जो था वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था। तो कुछ स्टूडेंट जो कहते हैं, मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सब्जेक्ट है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर वो कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें, कुछ बेसिक पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको वो अगर माइंड में रखें तो ये जो सब्जेक्ट है वो उनके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं उन बेसिक पॉइंट्स को ही समझाने की कोशिश करूँगी जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि पहले टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका जो है चैप्टर 2 के अंदर बयान किया गया है, वो किस तरीके से किया जाता है। एक शख्स जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है उसे कैसे पता चलेगा कि उसने कितना टैक्स पे करना है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका। उसके बाद हेड ऑफ इनकम यानी इनकम के जो सोर्सेज हैं 5, वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम, डिडक्शन क्या होती है, एग्जाम्पशन क्या होती है, वेल स्टेटमेंट क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आगे चलकर जो है मैं इंशाल्लाह अपने आने वाले वीडियोस के अंदर भी इन चीज़ों को डिस्कस करूँगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत लॉ के स्टूडेंट जिन्हें ये सब्जेक्ट जो है वो मुश्किल लगता है वो आसानी से इन कंसेप्ट्स को समझ के अपने एग्ज़ाम्स को जो है वो उसकी इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए वो अपना आसानी से पेपर जो है उसको क्लियर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसके चैप्टर 1 के अंदर जो है वो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसा कि इसकी एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में बताया गया है इसके सेक्शन 1 के अंदर कि इसके ये जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये एप्लीकेबल है, यूज़ होता है ये ऑर्डिनेंस टैक्स के हवाले से। और इसकी कमेंसमेंट 2001 के अंदर हुई। और जो सेक्शन 2 है उसके अंदर डेफिनेशन वो क्लॉज है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई गई हैं उसमें जो आगे चल के इस ऑर्डिनेंस के अंदर यूज़ होंगी। और जो इसकी सेक्शन 3 है उसके अंदर ये बताया गया है कि ये किस तरह ये ऑर्डिनेंस दूसरे लॉज को ओवरराइड करता है, यानी इसके अंदर जो चीज़ बताई गई है वो उसी तरह इम्प्लीमेंट होगी, चाहे दूसरे एक्ट्स या स्टैचूज या लॉ के अंदर जिस तरह भी प्रोवाइड की गया उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी आने वाली अगली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करूँगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो स्टूडेंट जिनको ये टॉपिक मुश्किल लगता है वो इसको आसानी से समझ सकें। तो अब आगे चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर स्टूडेंट इसको माइंड में रख लेंगे तो उनके लिए पेपर को हल करना कोई मुश्किल नहीं होगा और वो अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 का चार्ज ऑफ टैक्स। तो चार्ज ऑफ टैक्स यानी कि इसके अंदर ये इसका मतलब है चैप्टर में बताया गया कि टैक्स किस पर चार्ज करना है, किस तरह चार्ज करना है और क्यों चार्ज करना है। तो इसके अंदर पहला सेक्शन 4 आ जाता है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, कि यानी एक शख्स की जो टैक्सेबल इनकम होगी यानी जिसके ऊपर वो उसको टैक्स पे करना उसकी ज़िम्मेदारी होगी, तो वो उसके ऊपर जो है वो टैक्स किस तरह पे करेगा और कितनी अमाउंट तक पे करेगा। तो वो सारा तरीका यहाँ पे अब मैं बताऊँगी। तो क्लास 1 के अंदर जो है वो जो पहली लाइन दी गई है उसमें ये कहा गया सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। तो अक्सर जो सेक्शन जब शुरू होते हैं तो उनमें ये लाइन दी गई होती है, तो इसका मतलब होता है कि इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक, इस एक्ट के मुताबिक, यानी कि जो भी जिस लॉ के अंदर भी यूज़ हो रहा है उसके मुताबिक। तो यहाँ पे क्योंकि इनकम टैक्स के बारे में बात हो रही है तो यानी ये बताया गया कि इनकम टैक्स जो है शख्स के ऊपर किस तरह लागू होगा, इम्पोज होगा। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स एक शख्स को देना पड़ता है वो सालाना होता है, यानी साल के बाद उसको पे करना होता है, वो मंथली नहीं होता। तो ये जो पॉइंट है इसको एक स्टूडेंट को अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो इसके अंदर टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका बताया गया क्लास 1 और 2 दोनों के अंदर, कि एक शख्स की जितनी टोटल इनकम होगी उसमें से जो भी उस साल उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ किया गया होगा उसमें से निकालने के लिए, वो निकालने के बाद जो इनकम बचेगी उसके ऊपर जो फर्स्ट क्लास 1 के अंदर बताया गया फर्स्ट कैजुअल के पार्ट 1 की
डिवीजन 1(1)(b) और 2 के मुताबिक उसके अंदर जो रेट स्पेसिफाई किए गए हैं उसके मुताबिक जो है वो टैक्स पे करेगा। तो इसी तरह जो है वो आगे टैक्स क्रेडिट जो है वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगी। टैक्स क्रेडिट जो होता है ये एक कानूनी तरीका होता है जिससे एक इंसान जो है वो टैक्स लाइबिलिटीज़ जो होता है वो उसको कम कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जांपल दूंगी, म्यूचुअल फ़ंड की और पेंशन फ़ंड की। इसमें कानून जो है वो 20% जो है वो इजाज़त देता है उसके अंदर इन्वेस्ट करने की। अगर एक शख्स जो है वो 20% अगर इन दोनों फ़ंड में से किसी के अंदर इन्वेस्ट कर देता है तो वो 20% टैक्स से जो है वो बच जाएगा। तो ये टैक्स क्रेडिट है, कानूनी तरीका है टैक्स लाइबिलिटी से बचने का। उसके बाद जो है वो क्लास 3 के अंदर ये बताया गया है कि अगर एक शख्स को 1 साल के अंदर एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट की इजाज़त दी गई है तो वो किस तरीके से जो है वो उन टैक्स क्रेडिट को अपने टोटल इनकम में से निकालेगा। क्लास 1 के अंदर पहला बताया गया है कि फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट अगर उसे अलाउ किया गया है जो सेक्शन 103 के अंडर तो वो पहले निकालेगा। फिर अगर कोई टैक्स क्रेडिट उसे अलाउ किया गया है चैप्टर 3 के पार्ट 10 के अकॉर्डिंग तो वो उसे उस तरीके से निकालेगा। तो क्लास 3 के अंदर जो है वो जो टैक्स क्रेडिट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं वो टैक्स क्रेडिट की तरतीब बताई गई है कि वो किस तरीके से अपने टोटल इनकम में से वो टैक्स क्रेडिट निकालेगा और उसके बाद टैक्स पे करेगा। क्लास सी के अंदर जो है वो भी टैक्स बताया गया है कि टैक्स क्रेडिट जो अलाउ होता है सेक्शन 147 और 168 के तहत, तो अगर वो भी उसे अलाउ किया गया है तो वो भी इस तरतीब से वो उसको निकालेगा। इसके बाद जो है वो क्लास 4 के अंदर जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो इनकम बताई गई है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो सेक्शन 5, 6 और 7 में जिस तरह टैक्स बताया गया है वो उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो इसके साथ जो क्लास 5 को पढ़ लेते हैं। क्लास 8 और सेक्शन 8 और 169 के अंदर जो टैक्स का तरीका बताया गया जो वैसे नॉर्मल अमाउंट के ऊपर लगाया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये सेक्शन 4 के अंदर जिस इनकम का जिक्र किया गया है उसके ऊपर उस तरीके से टैक्स नहीं लगेगा बल्कि उसके ऊपर सेपरेट तरीके से टैक्स लगेगा जो सेक्शन 5, 6 और 7 के अंदर बताया गया है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद क्लास बी की तरफ चलते हैं। क्लास बी के अंदर ये बताया गया है कि जो कलेक्शन होगी अगर एक शख्स जो अपने अमाउंट के अंदर को जो अमाउंट ऐड करना चाहता है जो टैक्स को जो कलेक्ट किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा, जो डिडक्शन की जाएगी टैक्स की वो किस तरीके से की जाएगी। तो जो कलेक्शन होगी वो चैप्टर 10 के पार्ट 5 की डिवीजन 2 के मुताबिक की जाएगी और जो डिडक्शन होगी वो चैप्टर 10 के पार्ट 5 की डिवीजन 3 के मुताबिक की जाएगी। तो क्लास 6 जो है वो इस क्लास बी के साथ कनेक्ट है। क्लास 6 के अंदर यही बताया गया है कि जितनी भी डिडक्शन या कलेक्शन अलाउ की गई हैं इस ऑर्डिनेंस के अंदर तो वो इस ऑर्डिनेंस की ये जो ऊपर क्लास बी के अंदर जो प्रोविजंस बताई गई हैं यानी चैप्टर 10 पार्ट 5 डिवीजन 2, चैप्टर 10 पार्ट 5 डिवीजन 3 तो वो कलेक्शन और डिडक्शन जो होंगी वो उन प्रोविजंस के मुताबिक की जाएंगी। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए हैं मैं एक दफ़ा फिर दोबारा से उन पॉइंट्स को जो है वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर बता देती हूँ। पहले हम लोगों ने ये कहा है कि जो टैक्स है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा और टैक्स जो होगा वो कब पे किया जाएगा। टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका टोटल इनकम में से जो भी टैक्स क्रेडिट अलाउड होंगे उस शख्स उस साल के लिए वो निकाल दिए जाएंगे और बाकी जो इनकम बचेगी उसके ऊपर फर्स्ट कैजुअल के अंदर जो भी रेट्स दिए गए उसके मुताबिक वो टैक्स पे कर देगा। तो उसके बाद बताया गया है कि जो ये सालाना बेसिस पर होती है, मंथली बेसिस पर नहीं होती और हर वो शख्स पे करेगा जो 1 साल के अंदर जो है वो टैक्सेबल इनकम रखता है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट अलाउड है एक शख्स को तो वो किस तरतीब से करेगा और टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ये एक लीगल वे होता है टैक्स की लाइबिलिटी से बचने का। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर सेपरेट क्लास ऑफ इनकम पढ़ी, उसके ऊपर टैक्स किस तरह पे किया जाता है जो सेक्शन 5, 6 और 7 के अंदर बताया गया है। और उसके बाद हमने ये बताया कि इस चैप्टर के अंदर जो डिडक्शन या कलेक्शन वगैरह अलाउ की गई हैं वो इस ऑर्डिनेंस की यानी कि क्लास बी के अंदर प्रोविजन भी बताई गई हैं कि इस प्रोविजन के मुताबिक वो कलेक्शन या डिडक्शन की जाएंगी। तो ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस थी। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 3 के ऊपर। चैप्टर 3 के अंदर जो है वो चैप्टर है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। तो इसके अंदर जो सेक्शन 9 है, 10 है, 11 है ये एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली कनेक्ट हैं।
पहले यानी सेक्शन 9 के अंदर ये है कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है। टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम होती है जो सेक्शन 10 के अंदर बताई गई है, और टोटल इनकम जो होती है वो हेड ऑफ इनकम से हासिल की जाती है जो सेक्शन 11 के अंदर बताई गई है। तो इस तरह ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक किए हुए हैं। अब हम इनको जो है तीनों को जो है सेपरेट जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। सेक्शन 9 के अंदर जो है वो टैक्सेबल इनकम के बारे में बताया गया है कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है। टैक्सेबल इनकम जो होती है, जिसे हम पहले सेक्शन 4 के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो टोटल इनकम होगी एक शख्स की, चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, बिजनेस है, यानी जिस ज़रिए से भी इनकम वो कमा रहा है, तो उसमें से जो भी उस साल उसको डिडक्शन अलाउ होंगी वो निकालने के बाद जो इनकम बचेगी वो टैक्सेबल इनकम होगी, उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पे जो है वो डिडक्शन के बारे में और एग्जाम्पशन के बारे में भी कंसेप्ट दूंगी कि डिडक्शन एग्जाम्पशन क्या होता है। सबसे पहले जो है वो सेक्शन 10 को वो डिस्कस कर लेते हैं। टोटल इनकम क्या होती है। टोटल इनकम जो होती है, एक शख्स किसी भी हेड ऑफ इनकम से जो इनकम हासिल कर रहा है उसे टोटल इनकम कहते हैं, चाहे वो सैलरी से है, बिजनेस से है, प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है, या किसी भी सोर्स से है। और उसके अलावा कोई भी इनकम जो टैक्स से एग्जाम्प्ट होता है, जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना होता, उसको भी टोटल इनकम कहा जाता है। तो इसमें ये पॉइंट है कि अगर एक शख्स चाहे उसने इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो उसकी टोटल इनकम ही कहलाएगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जिनको टोटल इनकम कहा गया है। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस कौन कौन से हैं वो यहाँ पर बताऊँगी, जैसे ज़कात है, डोनेशन है, वर्कर वेलफेयर फंड है, प्रॉफिट ऑन डेट है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन है। तो यहाँ पर कई जो हैं वो डिडक्शन दी गई हैं, अलाउ की गई हैं इस ऑर्डिनेंस और लॉ के तहत, जो एक शख्स को अपने टोटल इनकम में से वो निकालने के बाद जो है वो टैक्स पे करेगा। डिडक्शन और एग्जाम्पशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो भी यहाँ बताऊँगी। डिडक्शन जो होती है वो बुनियादी छूट होती है, जिसे एक यानी कि इसमें जो होता है ना, डिडक्शन जो होती है वो जो होती है कटौती होती है। इसमें जो इनकम होती है वो चार्जेबल टू टैक्स तो होती है, लेकिन उसके अंदर से जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो निकालने की इजाज़त होती है लॉ के तहत। लेकिन जो एग्जाम्पशन होती है वो उसको बुनियादी छूट कहते हैं, उसके अंदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं होती। उसमें वैसे ही जो है वो एक शख्स ने जो है वो टैक्स पे नहीं करना होता उस अमाउंट के ऊपर, वो एग्जाम्प्ट होता है। तो डिडक्शन और एग्जाम्पशन के दरमियान ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद आगे चलते हैं सेक्शन 11 की तरफ। सेक्शन 11 के अंदर जो है वो हेड ऑफ इनकम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं: सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे ये जो 4 हेड दिए गए हैं, ये जो स्पेसिफिक सोर्स हैं, और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब है कि यानी इनके अलावा किसी भी सोर्स से जो इनकम हासिल की जाती है, इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो सैलरी जो है उसको 12 के अंदर डिस्कस किया गया है, और इस तरह हम इनको जो है वो आगे चल के जो है वो सेपरेट जो है वो डिस्कस करेंगे। सैलरी का भी आपको पता है, सैलरी से जो इनकम आती है, प्रॉपर्टी का भी, बिजनेस का भी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी पता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं कैपिटल गेन के बारे में जो कंसेप्ट है वो बता देती हूँ। कैपिटल गेन यानी कि एक शख्स जो है वो कोई भी जो मुनाफा कमा रहा है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदा जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ करता है और उसे जो है वो 12 लाख के अंदर जो है वो सेल कर देता है। तो अब उसे ऊपर जो 2 लाख रुपए का जो फ़ायदा हुआ है उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। तो कैपिटल गेन का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे चल के जो है वो मैं ये जो सोर्सेज बताए गए हैं इनके जो डिफरेंस कैजुअल भी बताए गए हैं कि इनके मुताबिक
किस सोर्स से इनकम आए तो उसके ऊपर किस हिसाब से जो है वो टैक्स पे करना होता है, वो आगे जाके मैं वीडियोस के अंदर जो है वो उसको शेयर करूँगी, जिससे आपको मज़ीद जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि कोई शेयर वगैरह परचेज़ करते हैं तो उससे कोई अगर बेनिफिट होता है, या कोई प्राइस बॉन्ड है या कोई लॉटरी वगैरह निकलती है तो वो जो होता है उसको भी वो भी बेनिफिट होता है। तो ये थे 5 हेड ऑफ इनकम थे। तो ये जो पिछले सेक्शन हमने पढ़े हैं 9, 10, उनके साथ ये भी क्लोजली जो है वो कनेक्ट करते हैं। अब आगे चलते हैं इसकी क्लॉज 1 के ऊपर। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह जो है वो, जैसे हम पीछे सेक्शन 4 के अंदर भी पढ़ा है और एक और क्लास के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा कि टैक्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। तो उसके अंदर भी जो है वो टैक्स को कैलकुलेट करने का तरीका बताया गया है। तो सब क्लास 2 के अंदर जो बताया गया वो ये है कि एक शख्स की जो टोटल इनकम होगी, उस इनकम में से जो भी डिडक्शन अलाउड होंगी वो निकालने के बाद जो इनकम बचेगी उसके ऊपर टैक्स पे करेगा वो शख्स, जो भी यानी फर्स्ट कैजुअल के अंदर जो रेट स्पेसिफाई किया गया है उनके मुताबिक। तो उसके बाद इसमें एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, उससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक सपोज करते हैं एक शख्स की इनकम फ्रॉम सैलरी से इनकम लेते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो वो सैलरी से जो इनकम रिसीव कर रहा है वो 10 लाख है और जो डिडक्शन अलाउड है वो 5 लाख है। तो वो जो 10 लाख उसकी टोटल इनकम है जो वो इनकम सैलरी से हासिल कर रहा है, उसमें से अगर वो 5 लाख निकाल देगा तो जो 5 लाख बचेगा ना, उसके ऊपर जो फर्स्ट कैजुअल के पार्ट 1 के डिवीजन 1, 1B और 2 के अंदर जो रेट्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग फिर वो जो है वो टैक्स पे करेगा। तो इस तरह आगे जो क्लास 3 के अंदर जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि एक शख्स जो है वो उस टोटल इनकम में से जो उसको डिडक्शन अलाउ होती है उस साल के लिए वो ज़्यादा हो जाती हैं अगर, तो फिर जो अमाउंट होगी वो नेगेटिव फिगर में चली जाएगी और फिर उसको लॉस हो जाएगा और उस साल वो फिर टैक्स पे नहीं करेगा बल्कि वो लॉस डिक्लेयर कर देगा। तो यहाँ इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे इनकम फ्रॉम जो है वो बिज़नेस लेते हैं। तो एक शख्स जो है वो यानी उसकी वो इनकम बिज़नेस से जो इनकम हासिल करता है वो 10 लाख होती है और जो डिडक्शन उसे अलाउ की गई है वो 12 लाख है। तो अब जो यानी 12 लाख डिडक्शन ज़्यादा है और इनकम थोड़ी है जो वो हासिल कर रहा है इनकम बिज़नेस से, तो अब वो क्योंकि नेगेटिव फिगर में चला जाता है और उसे लॉस हो जाता है तो वो यहाँ लॉस डिक्लेयर कर देगा। जिस तरह प्रॉफिट डिक्लेयर किया जाता है इसी तरह लॉस डिक्लेयर कर देगा, वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो इसी तरह यानी कि यहाँ पे लॉस के बारे में बताया गया कि उसको डील किया जाता है चैप्टर 3 के पार्ट ए के मुताबिक। उसके बाद इसमें रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन के बारे में बताया गया। रेजिडेंट पर्सन कौन होता है? रेजिडेंट पर्सन एक ऐसा शख्स होता है, पहले इसके बारे में कंसेप्ट दूंगी, जिसने किसी भी मुल्क के अंदर यानी टोटल 365 डेज़ होते हैं एक साल के अंदर और उसमें से हाफ अगर करें तो 183 डेज़ बनते हैं। 183 डेज़ का एक दिन ऊपर जिसने कि जिस कंट्री में गुजारा हुआ होता है यानी 184 डेज़, वो वहाँ का रेजिडेंट पर्सन कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देती हूँ इसकी रेजिडेंट पर्सन को समझाने की, कि अगर 100 में से जो 50% है 50 का एक हाफ ऑफ कर लिया जाए और उसका एक दिन ऊपर कर लिया जाए यानी 51 डे, जहाँ पे उस शख्स ने 51 डे जहाँ पे गुजारे होंगे वो वहाँ का रेजिडेंट पर्सन होगा। चाहे अगर वो पाकिस्तान में गुजारता है तो पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन होगा, अगर वो बाहर गुजारता है तो फॉरेन कंट्री के अंदर तो वहाँ का रेजिडेंट पर्सन होगा। तो ये रेजिडेंट पर्सन का कंसेप्ट था। तो रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन को टैक्स कैसे इम्पोज किया जाएगा? जो रेजिडेंट पर्सन होगा उसकी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम दोनों को देखा जाएगा, और जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा उसकी सिर्फ पाकिस्तानी इनकम के ऊपर ही टैक्स इम्पोज किया जाएगा। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि जो ये ऑर्डिनेंस है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही अप्लाई होता है, पाकिस्तान के अंदर ही अप्लाई होता है। तो ये पाकिस्तान की टेरिटरी तक लिमिटेड है, तो इसलिए जो रेजिडेंट पर्सन है उसकी दोनों इनकम को देखा जाता है, नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ फॉरेन इनकम को देखा जाता है। उम्मीद है आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है इसको या कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को मज़ीद जो है वो समझा दूँगी। ये जो सब्जेक्ट है ये मुश्किल नहीं है, अगर इसके बेसिक कंसेप्ट को माइंड में रखा जाए और उनको अच्छी तरह जो है वो तैयार किया जाए तो
जो स्टूडेंट है वो अच्छे जो मार्क्स है वो गेन कर सकता है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आइंदा जो भी इस टॉपिक के ऊपर जो वीडियोज़ आएंगी वो आपको आसानी से मिल जाएंगी।